अब जब आप कन्वर्ट करते हो ऋण को इक्विटी में, तो आपको ये जो ऋण है उसको असाइन करना पड़ा एक और कंपनी को। वैसे किसी भी कंपनी को असाइन कर सकती थी, लेकिन नई कंपनी जिसको असाइन किया गया, जिसको स्थानांतरण किया गया, जिसको दिया गया, वो कौन थी ये जानना भी आवश्यक है। वो थी यंग इंडिया, जो एक विशेष प्रावधान कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, सेक्शन 25 कहते हैं उसको, वो बनाई गई कंपनी जिसमें दो बड़े महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं। आम कंपनी की तरह नहीं, सेक्शन 25 कंपनी न तो कोई डिविडेंड दे सकती है, न प्रॉफिट, जिस प्रकार से कमर्शियली प्रॉफिट समझा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। यानी अगर 10,000 करोड़ भी वो कमा ले तो एक पैसा भी ऋण के डिविडेंड के रूप में बाहर नहीं निकल सकता। इस कंपनी में वो 90 करोड़ या जो भी डेट था ट्रांसफर हुआ। दूसरी बात, जब ये कन्वर्ट होती है ऋण इक्विटी में, तो यंग इंडिया वैसी ही रहती है, सिर्फ वो शेयर होल्डर बन जाती है एजेएल में, और एजेएल के पास जितनी भी संपत्ति है अचल या मूवेबल, वो सब एजेएल के पास ही रहती है। तो दूसरा बिंदु के एक पैसे का, एक अचल संपत्ति का, एक बिल्डिंग का, एक फ्लैट का, एक किसी चीज का स्थानांतरण, ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तीसरी बात, जो कुछ भी रुपया आया यंग इंडिया में कभी भी, ये किसी का आरोप भी नहीं है कि उसको बाहर दिया गया, डिविडेंड दिया गया, जो दे नहीं सकते सेक्शन 25 में। चौथा, कि जब वही सब चीज वैसी हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आती है। अनुच्छेद 50 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत है, उसके अंदर समझ आप कैसे इशू करते हैं। जो तर्क मैंने अभी आपको बताया, और वो चौथा बिंदु है मेरा, उसके अंतर्गत 2015 में ये केस बंद हो गया था। याद रखिए, 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से, और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के। और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समन्स दे रहे हैं